जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2022 की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसकी प्रिपरेशन के लिए एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। और आप लोगों को एमपी जीके का यह पार्ट 3 हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें एमपी जीके के टॉप 30 क्वेश्चन हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही प्रोवाइड करा दिया गया है। यदि आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एमपी जीके को हम लोग पढ़े उससे पहले हम लोग एमपी जीके के बारे में इस मैप से थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। जैसे कि जो 4 सबसे महत्वपूर्ण चीजें वो आपको पता होना चाहिए। ये रहा हमारा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वह कौन सा, यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा सिंगरौली। मध्य प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वह कौन सा है दोस्तों, तो वह है सिंगरौली। ये आपको याद रखना है, जिसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। उसके बाद बोल दिया जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे कि अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी जिला है सबसे, वह कौन सा है, अलीराजपुर, जो कि लिटरेसी रेट में मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा बुरहानपुर, जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है। और मध्य प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है वह कौन सा है, तो आपका आंसर होगा मुरैना, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। तो ये जो जनरली चीजें हैं आप लोगों को एमपी के जीके से पता होना चाहिए, क्योंकि ये चारों ही क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट का एनालिसिस हमने आप लोगों को बताया था, वहां पर ये सारे क्वेश्चन भी हमने आप लोगों को बताए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को एमपी जीके टेस्ट की जो सीरीज हम चला रहे हैं, इसमें टेस्ट नंबर 3 एमपी जीके का पार्ट 3 देखने वाले हैं, जिसमें एमपी जीके के टॉप 30 क्वेश्चन हम आप लोगों को कराएंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों की स्क्रीन पर क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के साथ किस क्षेत्र का नाम विशेष रूप से जुड़ा हुआ है, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए, 4 ऑप्शन भी आपको दिए गए और इसी में से एक राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, पातालकोट। यदि आप लोगों को आंसर पहले से पता ऑलरेडी तो आप लोग फटाफट आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है पातालकोट। अब यह पातालकोट कहां स्थित है, तो हम कहेंगे कि यह छिंदवाड़ा में स्थित है। अब यहां पर किसकी बात की गई है, भारिया जनजाति की। तो भारिया जनजाति जो है यह भार ढोने का कार्य करती है, इसलिए इन्हें भारिया कहा जाता है। इन्हें भूमिया के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। भारिया जनजाति को भूमिया जनजाति के नाम से भी जाना जाता है, यह आप लोग याद रखेंगे, यह अच्छे से याद रख लिए। आप देखिए, यह जो जनजाति है पातालकोट छिंदवाड़ा में सदियों से निवास कर रही है, और इस जनजाति को जंगलियों का भी जंगली कहा जाता है। यह इतनी पिछड़ी हुई जनजाति है कि इन्हें जंगलियों का भी जंगली कहा जाता है, यह आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। यह क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है कि जंगलियों का जंगली किस जनजाति को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा भारिया जनजाति को, जिसे हम भूमिया जनजाति के नाम से भी जानते हैं। और यह मध्य प्रदेश की सर्वाधिक पिछड़ी हुई जनजाति है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहां पर अगर छिंदवाड़ा की बात कर ले तो छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, छिंदवाड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे तो पूछा गया है होलकर वंश का संस्थापक कौन था। क्या पूछा गया है, होलकर वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह क्या है, तो चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर जो है यह होलकर वंश के संस्थापक थे। होलकर वंश की अगर राजधानी की बात कर ली जाए तो होलकर वंश की राजधानी थी इंदौर, यह भी आप लोगों को याद रखना है। और मल्हार राव का अगर पूछ लिया जाए समाधि स्थल कहां स्थित है, तो यह भी आपको याद रखना है, यह भिंड जिले में स्थित है। कहां स्थित है, भिंड जिले में स्थित है। होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव होलकर ने की। इनका समाधि स्थल भिंड में स्थित है। होलकर वंश की राजधानी इंदौर थी। अब देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, होलकर वंश की राजधानी को इंदौर से महेश्वर ले जाने वाला व्यक्ति कौन था। तो यहां पर इंदौर से महेश्वर कौन ले गया था इसकी राजधानी को, तो इंदौर से महेश्वर
होलकर वंश की राजधानी को स्थानांतरित किया था होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने। अहिल्याबाई होलकर होलकर वंश की महारानी थी, जिन्होंने होलकर वंश की राजधानी को इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित किया था। महेश्वर की बात कर ली जाए तो यह जो महेश्वर है यह नर्मदा नदी के तट पर खरगोन जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर खरगोन जिले में स्थित एक पर्यटन स्थल है, जहां पर अहिल्याबाई होलकर अपने वंश मतलब कि होलकर वंश की राजधानी को इंदौर से महेश्वर शिफ्ट इन्होंने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हर क्वेश्चन के साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बताए जाएंगे वह सारे के सारे आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को एक लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोगों को आने वाली एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी पटवारी, एमपी एसआई एग्जाम और एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना है तो देखिए यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, फासिल। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फासिल, और जिसका क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम क्षेत्रफल है फासिल राष्ट्रीय उद्यान का, जिसे हम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है फासिल राष्ट्रीय उद्यान, यह आपको याद रखना है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 0.27 वर्ग किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और यह किस लिए जाना जाता है? तो यह अपने जीवाश्मों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो संरक्षित जीवाश्म है वह लगभग 65 लाख साल पूर्व के हैं। 65 लाख वर्ष पूर्व के यहाँ पर जीवाश्मों को संरक्षित किया गया है। और यहाँ का जो सबसे फेमस जीवाश्म है वह कौन सा है? तो यहाँ का जो सबसे फेमस जीवाश्म है वो आप लोगों को याद रखना है। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है आप लोगों से, वह है आप लोगों का जो नीलगिरी जीवाश्म है। अभी तक भारत में जितने भी जीवाश्म खोजे गए हैं उन सभी में सबसे प्राचीन जीवाश्म जो है वह नीलगिरी जीवाश्म का मिला है। तो इस जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में किसका संरक्षण किया जाता है? तो जीवाश्म में जो पेड़ पौधे थे पुराने उनका संरक्षण यहाँ पर किया गया है, उन्हें संरक्षित करके यहाँ पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आप लोगों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, महाकवि कालिदास किसके राज दरबार के 9 रत्नों में से एक थे? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराजा विक्रमादित्य के। महाकवि कालिदास महाराजा विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता था। तो यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और यह क्वेश्चन जो है पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा जा चुका है, यह आपको याद रखना है। महाकवि कालिदास की 2 बुक हैं जो कि हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, एक तो है मेघदूतम और दूसरी कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाने वाली है। ये एग्जाम में आप लोगों को दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि यह किसकी बुक है, इस बुक के राइटर कौन है? तो आपका आंसर होगा महाकवि कालिदास। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया है? पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे कि सर जी इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में। पश्चिमी मध्य रेलवे मतलब कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, WCR जिसे हम बोलते हैं, और WCR वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है पश्चिम मध्य रेलवे का वह कहाँ है? हमारे जबलपुर में। जबलपुर की बात कर ली जाए तो जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट स्थित है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है, और दूसरे शब्दों में इसे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। तो आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी या सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है?
आंसर होगा जबलपुर। मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहा जाता है? आंसर होगा जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की 2 खंडपीठें हैं, एक इंदौर और दूसरी ग्वालियर में स्थित है। यह आप लोगों को याद रखना है। जबलपुर की बात कर ली जाए तो जबलपुर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। 2011 के गणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला जो कौन सा है, वह कौन सा है? तो वह है जबलपुर। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को दिया गया है। धार जिले से किसकी सीमा नहीं लगती? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है इनमें से किस जिले की सीमा धार जिले से नहीं लगती? तो फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो यहां पर जो राइट आंसर है इसका कौन सा है? हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, देवास। इसके अतिरिक्त बड़वानी, रतलाम और झाबुआ, इन तीनों की जो सीमा है वह कहां लगती है? धार जिले के साथ लगती है। धार जिले में मध्य प्रदेश का प्रथम पशुओं के लिए चारा बनाने का संयंत्र स्थित है। चारा संयंत्र स्थित है। तो यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मध्य प्रदेश का प्रथम जो चारा संयंत्र है, पशुओं के लिए चारा बनाने का संयंत्र है, वह कहां स्थित है? तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह कहां होगा? तो देख सकते हैं आप लोग, उसका राइट आंसर होगा धार में स्थित है। और चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी जल्दी से कमेंट करेंगे यदि आप लोगों को आंसर पता है। तो देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा गया है, मध्य प्रदेश में दूरदर्शन के लिए उच्च शक्ति ट्रांसमीटर कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वह क्या रहने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, 1983 में मध्य प्रदेश में दूरदर्शन के लिए उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किया गया था। अब एक क्वेश्चन इससे अलग आप लोगों को याद रखना, वो क्या है कि मध्य प्रदेश का प्रथम फिल्म स्टूडियो, क्या मध्य प्रदेश का प्रथम फिल्म स्टूडियो कहां स्थापित किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे प्रदेश की राजधानी भोपाल में। कहां स्थापित किया गया था? प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रथम फिल्म स्टूडियो प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगाया गया था। तो यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में प्रथम फिल्म स्टूडियो की स्थापना कहां की थी? तो आपका आंसर होगा प्रदेश की राजधानी भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? जो उद्योग है उनकी जननी मतलब कि उद्योगों की उत्पत्ति उसी से हुई है। तो किस खनिज को कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयले को उद्योगों की जननी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कोयले का उपयोग जो है प्रत्येक उद्योग में कच्चे माल को गलाने पकाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगर भी क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक जो क्षेत्र वह कौन सा है? तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में कोयले का सबसे बड़ा भंडार सुहागपुर क्षेत्र में, और सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र भी यही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, महेश्वर की प्रसिद्धि का कारण क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि महेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए। रेशम साड़ी उद्योग जिसे हम कहते हैं महेश्वरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी विश्व प्रसिद्ध है जो कि महेश्वर में बनाई जाती है। और आगे जो नेक्स्ट दिया गया है इसमें कहा गया है कि अहिल्या घाट नर्मदा नदी के किनारे, तो नर्मदा नदी महेश्वर में स्थित है जिसके साइड में अहिल्या घाट है, और अहिल्या देवी संग्रहालय, यह तीनों की तीनों महेश्वर में स्थित है। महेश्वर जो है यह कहाँ स्थित है? तो महेश्वर खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, और इसे होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी बनाया था। अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी बनाया था। तो अहिल्याबाई होलकर की बात की गई है तो यहाँ पर एक शब्द निकल कर आया, होलकर शब्द। तो होलकर वंश की जो मूल राजधानी वह थी वह क्या थी? इंदौर थी। और होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? मल्लाह राव होलकर ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सी रबी फसल का उदाहरण नहीं है। अब रबी की फसलें किस मौसम में बोई जाती है अगर आपको पता हो तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। तो रबी की जो फसल है दोस्तों वह शीत ऋतु में ठंड के मौसम में बोई जाती है।
तो आप बताइए यहाँ पर कौन सी ऐसी फसल है जो रबी के मौसम में नहीं बोई जाती है। तो हम कहेंगे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुअर। तुअर जो है यह वर्षा ऋतु में अर्थात खरीफ मौसम की फसल है। यह क्या है? खरीफ मौसम की फसल है। इसके अतिरिक्त अलसी, राई और चना यह सभी की सभी रबी फसल के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश में पीली क्रांति का संबंध किससे है? अगर आपको पता है कि पीली क्रांति का संबंध किससे होता है तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से कोई लेन देना नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है, तो पीली क्रांति की अगर बात कर ली जाए तो इसका संबंध किससे होता है? तिलहन के प्रोडक्शन से। तिलहनी फसलों के प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए इसमें किस ऑप्शन में आपको सब तिलहन अर्थात तेल जिसे प्राप्त होता है ऐसी फसलें दिख रही हैं। तो क्या कहेंगे हम, इसका जो राइट आंसर है वह कौन सा होगा? तो बताइए जल्दी से, करेक्ट आंसर कौन सा है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन, अलसी और सरसों। यह क्या है? तिलहनी फसलों के उदाहरण है। तो इन फसलों से संबंधित है पीली क्रांति। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा पूछा गया दोस्तों, दहका निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रसिद्ध आदिम नृत्य है? तो चलिए बताइए जल्दी से, दहका किस जनजाति का आदिम नृत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट करें। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर कौन सा है इसका दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, यहां पर कोल जनजाति का दहका नृत्य जो है यह कोल जनजाति का आदिम नृत्य है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है कोल जनजाति मध्य प्रदेश राज्य की। और मध्य प्रदेश राज्य की अगर सबसे बड़ी जनजाति की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है दोस्तों वह क्या है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। यह भी आप लोगों को याद रखना है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है और मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है कोल जनजाति। और यह जो कोल जनजाति है यह कोल और कौन कौन से दो नृत्य करती है? एक तो कोल और दूसरा दहका, दहका नामक नृत्य करती है। यह आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर पूछा गया है, मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला किस नगर में अवस्थित है? मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला किस नगर में अवस्थित है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर शहर में। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी अर्थात औद्योगिक राजधानी या फिर हम कह लें कि खेल राजधानी इंदौर में स्थित है। इंदौर को क्या नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश की 3 राजधानियों के रूप में, एक तो मध्य प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी के रूप में इसे जाना जाता है, व्यवसायिक राजधानी, ठीक है, मध्य प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। दूसरा, इसे मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो यह भी आप लोगों को याद रखना, औद्योगिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की खेल राजधानी के रूप में भी इसे जाना जाता है और इसे मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे नाम इसके लिए लिए जाते हैं, इंदौर शहर के लिए लिए जाते हैं। सारे के सारे आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कोई सा भी आपको एग्जाम में दिखे तो आप इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कर पाए। इसलिए चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप चैनल की वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है इसमें जाकर आसानी से दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब यह पीडीएफ फाइल आप लोगों को डाउनलोड क्यों करना है तो यह मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसमें एमपी जीके के सबसे बेस्ट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आप लोगों की कांस्टेबल एग्जाम 2022 में भी पूछे गए थे और आने वाले एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी पटवारी एग्जाम, एमपी एसआई एग्जाम, इन सभी में भी एमपी जीके के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी पीडीएफ फाइल से पूछे जाने वाले। तो आप लोग इस पीडीएफ फाइल को तुरंत प्राप्त कर लें। पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना है और आप लोगों को पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो आप लोग इसे जरूर पढ़ लें ताकि आप लोगों का एमपी जीके वाला पोर्शन भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हम कहेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है।
चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है प्रदेश का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है, बताइए, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अलीराजपुर। यह मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है। सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, जो आपका अलीराजपुर। और यहां पर अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, तब भी आपका आंसर अलीराजपुर होगा। और मध्य प्रदेश में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला, तब भी आपका आंसर अलीराजपुर ही होगा। इन तीनों कंडीशन में कम होने की बात की गई है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर की, तो अलीराजपुर आंसर है। लेकिन अधिक होने की बात की जाएगी तो तीनों आंसर अलग है। देखिए कैसे, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला, सर्वाधिक साक्षर जिला, सिर्फ यह शब्द यूज किया जाए तब आप लोगों का आंसर क्या होगा, सर्वाधिक साक्षर जिला, तब आपका आंसर होगा जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। लेकिन पूछा जाए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर अलग होगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिले की बात की जाए तो वह है इंदौर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला इंदौर। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला अगर बात कर ली जाए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भोपाल, जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। देखिए तीनों क्वेश्चन यहां पर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, तो आपका आंसर क्या होगा, अलीराजपुर। मध्य प्रदेश में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला, अलीराजपुर। मध्य प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, अलीराजपुर। लेकिन यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला, तब आपका आंसर जबलपुर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला अगर पूछ लिया जाए तो आंसर होगा इंदौर। और पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, तब आंसर होगा भोपाल। तो ये अलग अलग हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आप लोगों से क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश में होलकरों का महल कहाँ स्थित है। होलकरों होना था, होलकरों का महल कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है हम सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। मध्य प्रदेश में होलकर की जो वंश की राजधानी थी वह क्या थी, इंदौर थी। तो इंदौर में इन्होंने अपना भवन भी बनाया होगा, मतलब कि महल भी बनाया होगा। तो होलकर वंश का जो राजमहल है वो कहाँ स्थित है, इंदौर में स्थित है। होलकर वंश की स्थापना किसने की, मल्हार राव होलकर ने। अभी हमने आप क्वेश्चन भी पढ़ा था यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। और इनकी जो समाधि स्थल वो कहाँ स्थित है, भिंड जिले में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। होलकर वंश की दूसरी राजधानी की बात की जाए तो वह क्या थी, महेश्वर, जो कि खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और महेश्वर को अपनी राजधानी बनाने वाली होलकर वंश की महारानी का नाम क्या है, तो वह है अहिल्या बाई होलकर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां आप लोगों से पूछा गया दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल थाना कहां स्थित है। क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल थाना, पहला मोबाइल थाना कहां स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होने वाला है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, देवास। मध्य प्रदेश का प्रथम मोबाइल थाना देवास में स्थित है। तो फटाफट आंसर करें, सभी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो चलिए जल्दी से। और पूछ लिया जाए कि इस मोबाइल थाने की स्थापना कब की गई थी, तो आंसर होगा 2003 में। इस मोबाइल थाने की स्थापना कब की गई थी, 2003 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, भारत का एकमात्र राज्य जहां हीरे का उत्पादन होता है। भारत का एकमात्र राज्य जहां हीरे का उत्पादन होता है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरे का उत्पादन होता है। और पूरे भारत में पन्ना जो है हीरे उत्पादन के लिए जाना जाता है। एक क्वेश्चन यहां से आप लोगों को याद रखना है कि मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र कहां है। क्या पूछा गया, मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्कृत सेंटर या केंद्र, तो यह जबलपुर में स्थित है। कहां स्थित है, अच्छे से याद रखना है, जबलपुर में स्थित है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया आप लोगों से, देखिए, मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी को किस अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है, किस अभ्यारण्य में संरक्षित किया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सरदारपुर अभ्यारण्य।
मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी का जो संरक्षण है यह कहाँ किया जाता है? सरदारपुर अभ्यारण्य में। और यह सरदारपुर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर होगा धार जिले में स्थित है। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर में। मदन महल जो है यह जबलपुर जिले में ही आता है। यदि आप लोग इटारसी से जबलपुर जाते हैं तो पहले मदन महल स्टेशन आता है, उसके बाद जबलपुर स्टेशन आता है। तो ये क्या है? जबलपुर का सब स्टेशन है। अब बात कर ली जाए कि मदन महल, तो मदन महल कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। अब मदन महल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, जो कि काफी अपडेट भी रहा था, पिंक स्टेशन। क्या? पिंक स्टेशन। तो भारत का प्रथम पिंक स्टेशन कौन सा है? तब आपका आंसर होगा मदन महल। अब आप पिंक स्टेशन क्या चीज है? तो देखिए यहां पर ये जो मदन महल रेलवे स्टेशन है दोस्तों, यहां पर जितने भी महिलाएं, मतलब जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं वह सभी की सभी महिलाएं। एक रेलवे स्टेशन पर जितने भी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उन सभी पदों पर यहां पर महिला कार्यरत हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पिंक स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहां स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंडी द्वीप में। मध्य प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडी द्वीप में स्थित है। और मध्य प्रदेश में यह जो ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है यह किस देश के सहयोग से शुरू किया गया है? तो जापान देश के सहयोग से शुरू किया गया है। अब ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो हम कहेंगे कि संचार के क्षेत्र में विस्तार करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है, संचार के क्षेत्र में। तो दोस्तों यदि आप लोगों को एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017, एमपी पटवारी एग्जाम 2017, एमपी एसआई एग्जाम 2016-2017, कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017 और 2022 एवं एमपी गवर्नमेंट की अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें यार। आपका एक लाइक और आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिस तरीके से आपने हमें एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में सपोर्ट किया था और जिसके तहत आप लोगों के सपोर्ट के तहत ही यह जो बोर्ड है मुझ तक पहुंचा है, और इस बोर्ड पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। काफी सपना था मेरा कि मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊं, तो अब मजा आ रहा है पढ़ाने में। तो उम्मीद है आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा पढ़ने में। तो आप लोगों का सपोर्ट ही हमें आगे ले जाएगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम लोग आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यह हुआ हमारा यहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 21 वाला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर 21st क्वेश्चन क्या दिया है? तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें दिया हुआ है मध्य प्रदेश में स्प्रिट एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, स्प्रिट एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है बताइए जल्दी से, कौन सा राइट आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी, रतलाम में। मध्य प्रदेश में स्प्रिट एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का कारखाना रतलाम में स्थित है। और रतलाम जो है यह रतलामी सेब के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है। रतलामी सेब या रतलामी नमकीन की बात कर लें तो इसी के लिए रतलाम पूरे विश्व में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा क्या गया है? बेतवा नदी के उद्गम स्थल कौन सा है? हाँ, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसका राइट आंसर क्या लगा दें जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुमरा गांव। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से हुआ है। रायसेन जिले के कुमरा गांव से हुआ है। अब बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर, किसके आधार पर? प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? यदि आपने हमारा पार्ट सेकंड देखा होगा एमपीजीके का तो आप इसे बता पाएंगे। पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन नंबर 23, ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहां स्थित है? क्या पूछा गया है? ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, सतना जिले में। ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट जो है यह सतना जिले में स्थित है और इसका संबंध रामायण काल से। रामायण काल में भगवान राम जब वनवास जाते हैं तो हम लोगों को चित्रकूट का उल्लेख देखने को मिलता है। अब चित्रकूट की बात कर ली जाए, या किस नदी के किनारे स्थित हो? चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? शहर है तो हमारे मध्य प्रदेश में सतना जिले में स्थित है और यह मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, जो कि रामायण काल से संबंधित है, मतलब एक दर्शनीय स्थल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश में बैडमिंटन की शुरुआत कब से मानी जाती है? 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं और आप लोग अभी अब कमेंट नहीं कर रहे तो फटाफट इसका आंसर बताइए कि मध्य प्रदेश में बैडमिंटन की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या है? ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए, मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर होगा वर्ष 1946 में। मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो आपका आंसर होगा वर्ष 1946 में मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और अगर बात कर ली जाए मध्य प्रदेश के प्रमुख जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं तो वह कौन है? सौरभ वर्मा। याद रखना है आपको, कौन है? सौरभ वर्मा। और इनके भाई समीर वर्मा भी हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? तो आंसर होगा वर्ष 1842-43 में। देखिए, अगर यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन में 1842 भी मिल जाता है, 43 ना मिलकर, तो आपका आंसर 42 भी सही होगा। तो 1842-43 में क्या हुआ? मध्य प्रदेश के जो गोंडवाना क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र और मालवा क्षेत्र में बुंदेला विद्रोह हुआ और यह जो विद्रोह है धीरे धीरे पूरे मध्य भारत में फैल गया था। और यह विद्रोह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से भी पूर्व हुआ था। यह आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर बताइए। तो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी है काली मिट्टी। और काली मिट्टी किसके उत्पादन में सबसे प्रमुख होती है? तो कपास उत्पादन के लिए बेस्ट होती है काली मिट्टी। यह आप लोगों को याद रखना है। और मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र खरगोन और खंडवा जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है और उन्हें सुनहरे जिले के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया दोस्तों? पूछा गया है, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ किस धर्म से संबंधित माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, बेसनगर क्यों क्या बोलते हैं हम? एक दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम है भेलसा। और जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे विदिशा। वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो हम कहेंगे विदिशा। इसे वर्तमान में विदिशा नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में इसे महामलिस्तान किस नाम से जाना जाता था? महामलिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। या तो इसे हम लोग भेलसा के नाम से जानते थे या फिर बेसनगर के नाम से। वर्तमान में इसे हम विदिशा के नाम से जानते हैं। और विदिशा में जो गरुड़ स्तंभ है, चलिए इसके नाम के बारे में तो चर्चा हो गई। सबसे क्वेश्चन की बात हुई तो बेसनगर में जो गरुड़ स्तंभ है इसकी बात की गई। तो गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो हम कहेंगे हेलियोडोरस ने। किसने कराया था? गरुड़ स्तंभ का निर्माण हेलियोडोरस ने कराया था। और यह जो स्तंभ है यह किसे समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित था। भगवान विष्णु को समर्पित था। इसका मतलब यह किससे संबंधित था? भागवत से, भागवत धर्म से संबंधित था। भागवत धर्म मतलब कि हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म जो है भगवान विष्णु को मानता है। तो यहाँ पर देखिए किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, भागवत धर्म से संबंधित है गरुड़ स्तंभ, जिसका निर्माण हेलियोडोरस ने कराया था। और इस गरुड़ स्तंभ को जो स्थानीय लोग हैं वह खाम बाबा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? खाम बाबा के नाम से भी जानते हैं। यह भी आप लोगों को याद रखना है। यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया कि 4 ऑप्शन दिए गए और पूछा गया इनमें से किसे खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में था गरुड़ स्तंभ और वही उसका क्या था? राइट आंसर। यदि आप लोगों ने कांस्टेबल एग्जाम में भी एमपीजी के हमसे पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर बिल्कुल राइट करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था,
चंदेरी का युद्ध कब हुआ जिसमें बाबर ने मालवा के शासक मेदिनी राय को पराजित किया? मालवा के शासक मेदिनी राय को पराजित किया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1528 में। देखिए बाबर भारत कब आया? तो बाबर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने किसे हराया? तो हम कहेंगे इब्राहिम लोदी को हराया। किसे हराया? इब्राहिम लोदी को। तो यहां पर मैं नाम लिख भी देता हूं, तो आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं। किसे हरा दिया इसने? इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और इसके बाद पानीपत के बाद कौन सा युद्ध हुआ? तो हम कहेंगे कि 1527 में हुआ इसका युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध हुआ। किसके साथ हुआ? राणा सांगा के साथ हुआ। इसमें भी क्या हुआ? बाबर विजयी हुआ। ठीक है। अब 1528 में कौन है गया? किससे लड़ाई हो रही है? तो यहाँ देखिए हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। 1528 में हुआ चंदेरी का युद्ध। अब चंदेरी के युद्ध में क्या हुआ? मेदिनी राय को यहाँ पर पराजित किया। और चौथा जो युद्ध है, लास्ट युद्ध बाबर ने कब लड़ा? तो यह लड़ा था 1530 में, जिसे घाघरा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 4 प्रमुख युद्ध है जो बाबर के द्वारा भारत में लड़े गए थे और इनके बारे में एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर ने ही भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी और मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर का मूल नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो वह था जहीरुद्दीन बाबर। क्या नाम था? बाबर का मूल नाम क्या था? एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर होगा जहीरुद्दीन बाबर, इसका मूल नाम था। यह आपको याद रखना है। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तो क्या नाम था? आप लोगों को याद रखना है, बाबरनामा, जिसकी रचना उसने खुद ने की थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, होशंग शाह किस वंश का शासक था? होशंग शाह किस वंश का शासक था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, गोरी वंश का। होशंग शाह का जो पूरा नाम है वह क्या था? तो हम कहेंगे होशंग शाह का पूरा नाम होशंग शाह गोरी था। किस वंश से संबंधित था? गोरी वंश से संबंधित था होशंग शाह। मूल नाम होशंगा शाह गोरी। और इसका जो मूल नाम बचपन का नाम क्या था? वह अल्प खां था। इसका मूल नाम क्या था? अल्प खां। बादशाह बनने से पहले इसे अल्प खां के नाम से जाना जाता था। बादशाह यह कब बना? तो बादशाह बनते टाइम इसने कौन सा नाम धारण किया? होशंग शाह गोरी का नाम धारण किया। होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तब आप लोग इसका आंसर क्या कमेंट करेंगे? तो हम इसका राइट जो आंसर है वह है मांडू में होशंग शाह का मकबरा। कहाँ स्थित है इसका मकबरा? मांडू में। मांडू में होशंग शाह के मकबरे का निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया था। किसने कराया था? महमूद खिलजी ने। और यह बिल्कुल ताजमहल के तर्क पर करवाया गया था। तो चलिए यह सारी चीजें आप लोगों को इससे याद होगी। होशंग शाह की बात कर ली जाए तो होशंग शाह ने होशंगाबाद नगर की स्थापना की थी। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसने किस नगर की स्थापना की? होशंगाबाद नगर आप लोगों ने नाम सुना होगा। मध्य प्रदेश में काफी विकसित शहर है जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, होशंगाबाद शहर। इस नगर को बसाया होशंग शाह ने। मूल नाम होशंग शाह गोरी, मतलब पूरा नाम। इसका मूल नाम जो था अल्प खां था। होशंग शाह गोरी के नाम से यह सिंहासन पर बैठा था। इसका मकबरा कहाँ स्थित है? मांडू में। मकबरे को बनवाया किसने? महमूद खिलजी ने। और किस तर्ज पर बनवाया? ताजमहल के तर्ज पर बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो फटाफट वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश का मैप अगर आप लोगों को देखना है तो वह भी मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं। तो मध्य प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम में अगर लंबाई की बात कर ली जाए तो कितनी है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 870। और यदि बात कर ली जाए कि उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है तब आपका आंसर क्या होगा? तब आप कहेंगे 605 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में लंबाई है कितनी है? 870 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है? 605 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? वह है सिंगरौली। सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर। सबसे उत्तरी जिला मुरैना। सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर। यह आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए क्विज रखी जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। क्विज में आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को फटाफट कमेंट करके बताना है कि क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और एमपीजीके के ऐसे ही और क्वेश्चन देखने के लिए या तो आप लोगों के लिए पार्ट 3 था, ऐसे ही हम आप लोगों के लिए एमपीजीके के पार्ट 4, 5, 5 इस प्रकार से 50 से भी ज्यादा पार्ट लाने वाले हैं जिससे आप लोगों का एमपीजीके फुल तैयारी हो सके और आप लोगों का आने वाले किसी भी एग्जाम में जरूर
सिलेक्शन हो सके। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें एमपी जीके के बेस्ट क्वेश्चंस देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।